नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक ऐसे जबरदस्त आंदोलन को समझते हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। ये कहानी है मुंडा विद्रोह की, जिसे इतिहास उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से जानता है। तो सवाल उठता है कि इस आंदोलन का नाम उलगुलान ही क्यों पड़ा। देखिए, इस एक शब्द में ही ना इस पूरे संघर्ष का सार छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसी दमदार नाम के मतलब को समझते हैं। उल गुलान ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐलान था। शोषण के खिलाफ मुंडा जनजाति का एक बहुत बड़ा जन विद्रोह। ये उनके वजूद, उनकी संस्कृति और सबसे बढ़कर उनकी जमीन के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये सच में एक महान हलचल थी। और देखिए, ये लड़ाई किसी एक दुश्मन से नहीं लड़ी जा रही थी। ये तो एक साथ कई मोर्चों पर चल रहा संघर्ष था। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन की नीतियां, दूसरी तरफ जमींदारों का लालच, फिर साहूकारों का कर्ज का जाल, और तो और मिशनरियों का सांस्कृतिक दखल भी। ये सारी ताकतें मिलकर मुंडा लोगों की जिंदगी को तबाह कर रही थीं। पर सवाल ये है कि आखिर विद्रोह की ये आग भड़की ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें विद्रोह से पहले की दुनिया में जाना होगा, मुंडाओं की उस दुनिया में जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। मुंडाओं का जीवन पूरी तरह से उनकी जमीन और जंगल से जुड़ा हुआ था। उनकी एक बहुत ही अनोखी सामाजिक व्यवस्था थी जिसे खूंट कट्टी कहते थे। इसमें जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे कबीले की होती थी। सब मिलकर खेती करते, मिलकर फसल बांटते और अपनी जमीन को मां की तरह पूजते थे। लेकिन उनकी ये शांति और सुकून से भरी दुनिया बाहरी ताकतों की नज़र में आ चुकी थी। अब हम उन वजूहों को देखेंगे जिन्होंने इस समाज को शोषण और जुल्म की आग में धकेल दिया। और यहां आकर तस्वीर एकदम बदल जाती है। अंग्रेजों ने उनकी सदियों पुरानी खोट कट्टी व्यवस्था को खत्म कर दिया और उसकी जगह थोप दी जमींदारी व्यवस्था। इसका नतीजा बहुत भयानक था। जो मुंडा कल तक अपनी जमीन के मालिक थे, वो रातों रात अपनी ही जमीन पर बेबस किराएदार बनकर रह गए। ये शोषण का एक ऐसा जाल था जिसमें मुंडा समुदाय चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ जमींदार और साहूकार थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रशासन का डंडा। यहां तक कि मिशनरियों ने भी उनकी संस्कृति और पहचान पर चोट की। इन सब ने मिलकर हालात इतने खराब कर दिए कि विद्रोह के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। जब चारों तरफ बस नाउम्मीदी और अंधेरा था, तब उम्मीद की एक रोशनी बनकर एक ऐसे लीडर का जन्म हुआ जिसने बिखरे हुए मुंडा समाज को फिर से एक कर दिया। वो थे बिरसा मुंडा, एक ऐसे करिश्माई नौजवान जो अपने लोगों के लिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक मसीहा बनकर उभरे। उन्होंने लोगों को एक नई उम्मीद दी, एक नया मकसद दिया, और लोगों ने भी उन्हें सम्मान से धरती आबा यानी धरती का पिता कहना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। वो सिर्फ एक विद्रोही नेता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी थे। उन्होंने अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर किया और लोगों के अंदर एक नई आध्यात्मिक चेतना जगाई। इसी चेतना ने इस आंदोलन को और भी ज्यादा ताकत दी। और फिर बिरसा मुंडा की लीडरशिप में ये सालों से जो असंतोष सुलग रहा था, वो अब एक धधकती ज्वाला बन गया। संघर्ष और बलिदान की एक नई कहानी अब शुरू होने वाली थी। ये संघर्ष कोई एक दो दिन का नहीं था। इसकी तैयारी 1895 से ही शुरू हो गई थी और 1899-1900 के दौरान ये अपने चरम पर पहुंच गया, जब हथियारबंद विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन फिर 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी और 9 जून को उनकी रहस्यमयी मौत के साथ इस लड़ाई का एक दौर खत्म हो गया। इस पूरे आंदोलन का लक्ष्य एक ही नारे में समाया था, अबुआ राज, यानी हमारा अपना राज। ये सिर्फ राजनैतिक आज़ादी की मांग नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी जमीन पर अपने हक की घोषणा थी। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने शोषण के हर निशान, पुलिस थानों, दफ्तरों और चर्चों पर हमला किया। इस विद्रोह का सबसे दर्दनाक पन्ना डोंबारी पहाड़ी पर लिखा गया। यहाँ एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे मुंडा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर ब्रिटिश सेना ने बिना सोचे समझे गोलियां बरसा दीं। इस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए और डोंबारी पहाड़ी हमेशा हमेशा के लिए इस संघर्ष और बलिदान का प्रतीक बन गए। गिरफ्तारी के बाद 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मौत हो गई। अंग्रेज सरकार ने तो कहा कि मौत हैजे से हुई, लेकिन इस पर किसी को यकीन नहीं हुआ।
आज भी ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि उनकी मौत संदिग्ध हालातों में हुई, जो इस कहानी में एक और दुखद और अनसुलझा अध्याय जोड़ता है। विद्रोह को भले ही बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया और बिरसा मुंडा शहीद हो गए, लेकिन उलगुलान की आग बुझी नहीं। इस बलिदान ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। असल में इस विद्रोह की गूंज इतनी जोरदार थी कि इसने ब्रिटिश सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह मानना पड़ा कि आदिवासी समुदायों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और इसका नतीजा निकला एक बहुत बड़ी कानूनी जीत के रूप में। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास हुआ। इस कानून ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी। ये उनकी जमीनों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच था और ये सीधे सीधे उलगुलान के बलिदान का ही फल था। उलगुलान की विरासत सिर्फ एक कानून तक ही नहीं रुकी, इसने भविष्य के कई आदिवासी आंदोलनों को प्रेरणा दी और बिरसा मुंडा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक के तौर पर स्थापित कर दिया। आज भी उनका नाम यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट और बड़े-बड़े संस्थानों के जरिए पूरे सम्मान के साथ जिंदा है। तो आखिर में ये साफ हो जाता है कि उलगुलान महज एक विद्रोह नहीं था, और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ जमीन की लड़ाई थी या फिर ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने राज के अधिकार के लिए लड़ी गई एक पूरी की पूरी क्रांति थी? इसका जवाब आज भी उतना ही मायने रखता है।